हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। और जैसा कि आज का टॉपिक देख ही रहे हो आप लोग, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही मैंने उठाया है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। ओके। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। खनिज क्या होते हैं? जो जमीन के अंदर से खोद करके निकाले जाते हैं, डिगिंग करके निकाले जाते हैं, उनको कहते हैं खनिज। मतलब कि खनन करके, है ना। और ये किसी भी राष्ट्र की समृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अपनी निभाते हैं। इनके बिना कोई भी देश विकास की कल्पना ही नहीं कर सकता है। ये नेचुरल जो है रिसोर्सेज हैं, है ना। वस्तुओं का निर्माण, ये वस्तुओं का निर्माण जिन मशीनों से होता है वो मशीनें किससे बनेंगी? जो मशीनें जहां पर रखी जाती है फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री कैसे बनेगी? और जो तैयार माल है उसको भेजने के लिए साधन कौन कौन से हैं, है ना। तो ये सब किससे बनेंगे? अपने घरेलू चीज जो है चीजें वो किससे बनेंगी? ये सब इन्हीं मिनरल से ही बनती हैं। इनके बिना हम वर्तमान और आधुनिक युग में एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और पूरी वीडियो जरूर देखें। बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही जानकारियों से भरपूर है। हर वीडियो मेरी रहती है ना, पूरी कोशिश रहती है। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। लिखा है खनिजों में कठोर हीरा से नरम चूना तक शामिल होता है। खनिजों में मिनरल्स जितने भी होते हैं उसमें कठोर हीरा जो कि सबसे कठोर माना जाता है, और नरम मतलब कि चूना तक, और इन सब के बीच में आने वाले सभी खनिज इसमें शामिल होते हैं। और अभी तक जो है 200 से अधिक 200 से अधिक 200 से अधिक खनिजों की खोज हो चुकी है। ओके। अच्छा, जो इनका वर्गीकरण होता है वो मतलब कि खनिजों का जो वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर होता है? रंग के आधार पर होता है, फिर कठोरता है, चमक है, घनत्व है तथा क्रिस्टल के आधार पर इन खनिजों का वर्गीकरण होता है। जैसे मानव का वर्गीकरण होता है, चट्टानों जो रॉक्स होती उनका वर्गीकरण होता है, तो उसी प्रकार से इन खनिजों का भी वर्गीकरण होता है। कुछ खनिज जो होते हैं धात्विक होते हैं, कुछ होते हैं कि अधात्विक होते हैं ना। तो धात्विक मतलब खनिज का मतलब होता है जिनमें चमक, तन्यता, है ना, और लचक मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धात्विक खनिज की। ओके। धात्विक खनिज में क्या क्या है? धात्विक खनिज में हम पहले बात करेंगे लौह खनिज की, और उसमें आता है पहला लौह अयस्क आता है। ओके। लौह अयस्क क्या है? ये एक आधारभूत खनिज है, बेसिक मिनरल है। बेसिक मिनरल यानी कि आधारभूत क्यों कहा गया? मैंने क्या कहा था? बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे, रेलवे ट्रैक, उस पर चल रही ट्रेन, बड़े बड़े पानी के जहाज, शिप, ओके, और बसेस, जितने भी मतलब कि जो मतलब कि व्हीकल होते हैं, आपके घरेलू बर्तन, ये सब इन्हीं से तो बनते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है आधारभूत। आपका घर लोहे का भी तो उसमें यूज होता है, तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट वो है, इसीलिए इनको कहा गया है आधारभूत। इनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं अपने विकास की, है ना। आगे, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क माना जाता है। जरूर लिखें मैग्नेटाइट। ओके। जिसमें 70% लोहांश, लोहे की मात्रा पाई जाती है ना। जिसका उपयोग किया जाता है विद्युत उद्योग में, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे वायर वगैरह बनाने में और वस्तुएं बनाने में, जितनी भी उसमें यूज में आती है इलेक्ट्रॉनिक में। हेमेटाइट ये भी एक लोहे का प्रकार है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क जिसका अधिक उपभोग हुआ है ना। औद्योगिक लौह अयस्क होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट विद्युत उद्योग में यूज होता है, और जो हेमेटाइट होता है ये जो है एक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना।
और जिसका सबसे अधिक यूज भी हुआ है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा औद्योगिक है, तो वह है हेमेटाइट, है ना। पेटियां मतलब होता है ये कहां कहां पाया जाता है, जमीनों के अंदर, भारत में, हिंदुस्तान में, है ना। उनको नाम दिया गया है, जैसे जैसे है ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा झारखंड पड़ोसी मतलब कि राज्य हैं, वहां पर ये पाया जाता है। वहां पर जैसे उड़ीसा में है मयूरभंज। मयूरभंज क्या है, ये लौह अयस्क की खान है, माइन है। और केंदुझर भी वही पड़ता है के बादाम पहाड़ से हेमेटाइट अयस्क सिंह भूमि जिले में नोवामुंडी से ये निकाला जाता है। सिंह भूमि कहां पड़ता है, आपका झारखंड में पड़ता है। ओके, तो ये ओडिशा झारखंड की पेटी है। क्वेश्चन बन सकता है मयूरभंज कहां पर है, माइन, तो ये है ओडिशा में। ओके, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मयूरभंज। उसके बाद है दूसरी पेटी, कौन सी है, पेटी माने बेल्ट, जहां पर ये एक मतलब कि मात्रा में पाया जाता है, जैसे एक सीधी रेखा में या एक भूभाग में, जो कि 3 राज्यों को कवर कर रहा हो। ओके, फिर है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत बेलाडीला पहाड़ी, इंपॉर्टेंट है, बस्तर में है ये बेलाडीला की पहाड़ियां, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहां का अयस्क जापान, दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। कहां से, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह से। तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, बेलाडीला की पहाड़ियां कहां पर है, तो क्या बताओगे आप लोग, बस्तर छत्तीसगढ़ में। बस्तर क्या है, छत्तीसगढ़ का जिला है। ओके, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद यही जो महाराज जो इस बेल्ट से ये लौह अयस्क निकाला जाता है, तो जापान और दक्षिणी कोरिया को इसका जो है निर्यात किया जाता है। आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ तो लौह अयस्क देखिए कितना अच्छे किस्म का भी होता है, लेकिन हम लोग तभी उतने अच्छे किस्म के शिप नहीं बना पाते हैं। लेकिन वही जापान जहां पर रेयर है ना, आयरन ओर जो है वहां पर रेयर है, तो ये जापान देश हमसे जो है इसका जो है इंपोर्ट करता है, आयात करता है, लौह अयस्क का हमसे मंगवाता है, और बड़े पैमाने पर पानी के जहाज बनाता है। विश्व स्तर पर सबसे अधिक पानी के जहाज जापान बनाता है। तो सोचिए, तो ये उसकी तकनीकी कुशलता है जापान की। ओके, उसके बाद है कर्नाटक का कुद्रेमुख संसार का सबसे बड़ा निक्षेप है। निक्षेप माने जहां ये पाया जाता है लौह अयस्क। तो कुद्रेमुख इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो लिख लेंगे कर्नाटक का कुद्रेमुख। ये क्या है, लौह अयस्क निक्षेप है। उसके बाद है महाराष्ट्र और गोवा पेटी में भी ये पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका था मयूरभंज, है ना, बेलाडीला की पहाड़ियां और कुद्रेमुख, है ना। तो ये चीजें हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अलौह खनिज। आपको मैं बता दूं हमारे देश में कौन कौन से इस्पात उद्योग हैं, सुनते रहेंगे सभी लोग। जैसे पहले की बात करें तो भिलाई इस्पात कारखाना, ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है बोकारो इस्पात कारखाना, ये है कहां पर, झारखंड में, बोकारो इस्पात कारखाना। उसके बाद है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये पश्चिम बंगाल में है। फिर है राउरकेला इस्पात कारखाना, ये पड़ता है आपका कहां पर, उड़ीसा में। ये भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग हैं, इसको आप लोग जरूर लिख लें। बोकारो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, है ना, बोकारो। और जो भिलाई है वो भी जो है रूस के ही सहयोग से स्थापित हुआ था। और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से, और जो क्या नाम है इसका, राउरकेला इस्पात कारखाना, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, है ना, विदेशी सहयोग से, जो कि आज वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में, औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ओके, तो वो लिख लेना जो मैंने बताया आपको, वो यहाँ पर नहीं है लेकिन मैंने बता दिया जानकारी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाता है। फिर है अलौह खनिज। अलौह खनिज में आता है तांबा, जिसमें लोहित मात्रा नहीं होती है, तांबा।
तांबे का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनते हैं, वायर भी बनते हैं, है ना। ये कहाँ पाया था? मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है, जैसा कि मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बालाघाट की खदानें कहाँ पर हैं, तो क्या बताओगे आप लोग? मध्य प्रदेश में। उसके बाद सिंहभूम जिले में झारखंड पड़ता है, वहां भी ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लौह खनिज पाया जाता है तो ये फिर अलौह खनिज यानी कि तांबा कहाँ पाया जाएगा, पाया जा सकता है। ओके। उसके बाद है खेतड़ी, बहुत पूछा जाता है, ये हड़प्पा काल से ही चला आ रहा है, खेतड़ी की खदानें जहां से तांबा निकलता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जरूर लिखेंगे। ओके। उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट है अमरकंटक मठ, अमरकंटक पठार, मैकाल मतलब पहाड़, बिलासपुर, कटनी के पठारी भागों में निकलता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश, मैकाल ये जो पहाड़ हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक को जो है कवर करते हैं ना। बिलासपुर तो जानते हो जिला है आपके छत्तीसगढ़ का, और ये जो कटनी है ये मतलब बिहार के, इस पूरे लाइन में ये पाया जाता है। उसके बाद ओडिशा में कोरापुट जिले में पंचपत माली निक्षेप बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, किस चीज का? तांबे का, ओडिशा में कोरापुट जिले में। ओके। उसके बाद आता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में ये सब आ ही गया है ना, है तो बहुत सारे, लेकिन जानकारी के लिए इतना भी जरूरी है। अधात्विक खनिज में क्या क्या आता है? अभ्रक, यानी कि जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है ना, जो रॉक टाइप के होते हैं, अभ्रक। अभ्रक जिसको माइका भी कहते हैं, ये पारदर्शी, ये बहुत कलर में होता है, ये काले रंग में भी हो सकता है और हरे लाल में, पीले भूरे रंग का हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका यूज होता है, जैसे कि आपका जो घर का जो आयरन होता है प्रेस, उसमें इसकी प्लेट लगाई जा मतलब कि प्लेट लगाई जाती है, ये करंट को पार नहीं होने देता है ना। तो जो प्रेस होता है, जहां पर प्रेस गर्म होता है, तो उसके ऊपर ये प्लेट रखी जाती है और उसी से ही जो है कनेक्शन किया जाता है। ये और यही प्लेट जो होती है गर्म होती है, और इसकी वजह से जो प्रेस का निचला हिस्सा होता है वो गर्म होता है, और टच करने पर भी वो हमको करंट नहीं मारता है, क्योंकि उस पर माइका की प्लेट लगी है जो कि उसको पार नहीं जाने देता है, किसको? करंट को। तो अभ्रक माने माइका। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में इसका उत्पादन भी होता है। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी इसके अग्रणी उत्पादक हैं। उसके बाद है चूना पत्थर। चूना पत्थर ये अवसादी शैलों के रूप में पाया जाता है। अवसादी शैल माने जिसमें जो है लेयर होती है, उसको अगर मतलब कि तोड़ा जाए तो साफ दिखता है कि उसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर जो है चढ़ी हुई है अवसादी शैल में। ओके। उसके बाद है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है ये, क्या? चूना पत्थर। लौह प्रगलन भट्टी के लिए भी इसका उपयोग होता है, जहां पर लोहे को गलाया जाता है भट्टियों में, है ना। उसके बाद आता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, जो कि परंपराओं से चला आ रहा है, जिनको बनने में बहुत समय लगता है ना। अवसादी शैलों के रूप में ये जम करके उच्च तापमान मतलब कि पर ये जो है कोयला बन गए हैं ना। उसके बाद पेट्रोलियम भी आता है। कोयला, कोयले में जो पीट कोयला होता है ये कम कार्बन वाला होता है, लेकिन इसमें उच्च नमी होती है ना, और निम्न ताप होता है इसमें, तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद है लिग्नाइट, ये निम्न कोटि का ये भी होता है लिग्नाइट कोयला मतलब कोयला। उसके बाद है बिटुमिनस कोयला, वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला वाणिज्यिक प्रयोग में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। फिर है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला। तो उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रकार के मतलब कि कोयले होते हैं, तो है पहला है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, फिर है एंथ्रेसाइट, है ना। ओके। तो ये नाम आप कोयले वाले जो कोयले के प्रकार हैं इनको जरूर लिख लेंगे। ओके। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो जो कोयला है ये दो भूगर्भिक शैलों में पाया जाता है, एक है गोंडवाना लैंड और दूसरा है टर्शियरी युग। मैंने यहाँ लिख रखा है गोंडवाना लैंड और टर्शियरी युग की शैलों में ये पाया जाता है, क्या? कोल। गोंडवाना लैंड की जमीन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। जरूर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बढ़ के बढ़कर।
उसके बाद है टर्शियरी युग की शैल जो है जहां पर कोयला पाया जाता है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में, असम में, आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, ओके, नागालैंड में। ये टर्शियरी युग की शैलें जो हैं इन राज्यों में मतलब कि फैली हुई हैं जहां से कोयला निकाला जाता है, ओके। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से स्टेट आते हैं, पश्चिम बंगाल आता है, झारखंड आता है। कोयले की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है, एक झारखंड की है झरिया माइन और दूसरी जो है पश्चिम बंगाल की है रानीगंज। ये दोनों कोयल मतलब कि कोल माइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे आप लोग, इसमें नहीं होगा मैंने बता दिया आप लोगों को। आते हैं अपने यहाँ पर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है ये टर्शियरी युग की शैलों व भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है ना। ये और सीधे तौर पर देख सकते हो, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ये किसमें पाया जाता है, अवसादी शैलों में। ये इंपॉर्टेंट है ना, बस खाली इतना याद करो कि अवसादी शैलों में पाया जाता है, और डेप्थ में जाना तो टर्शियरी युग की शैलों में पाया जाता है, ओके। उसके बाद है मैंने लिख दिया है अवसादी शैलों के रूप में ये पाया जाता है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर होती है ना। जैसे खनिज तेल यहाँ पाया गया है, ये मतलब कि ये एक रॉक है और ये खनिज तेल यहाँ भरा हुआ है, तो जो खाली वाला हिस्सा है यहीं पर ये गैस प्राकृतिक गैस सीएनजी एलपीजी पाई जाती है, जिसका यूज किया जाता है। सीएनजी का तो आज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का तो आजकल मोटर व्हीकल में बड़े पैमाने पर यूज हो रहा है। यानी कि ये एक वैकल्पिक ईंधन का स्रोत, ये एक स्रोत है ना। इसको वर्तमान शताब्दी का भी ईंधन कहते हैं। इससे क्या हुआ कि आपका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल जो लिक्विड के रूप में है वो मतलब कि बचेगा आपका सीएनजी का इस्तेमाल करने से, है ना। सीएनजी क्या होती है, कम ज्वलनशील भी होती है, वायुमंडल में जल्दी मतलब कि फैल जाती है, तो खतरा भी कम होता है इससे, है ना। तो ये चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, 63% मुंबई हाई में। मुंबई हाई कहाँ पड़ता है, ये अरब सागर में है। मुंबई तट से अरब सागर की ओर जब बढ़ोगे यानी कि जल क्षेत्र में ये बनाया गया है मुंबई हाई, जहां से खनिज तेल समुद्र के अंदर से निकाला जाता है ड्रिल करके, ओके। उसके बाद है 18% ये गुजरात से प्राप्त होता है और 16% ये असम से प्राप्त होता है। और जो सबसे प्रसिद्ध जो तेल क्षेत्र है वो है अंकलेश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लेंगे, बहुत पूछा जाता है। मुंबई हाई पूछा जाता है, अंकलेश्वर ये गुजरात में पड़ता है, लिख लीजिए आप लोग अंकलेश्वर। उसके बाद असम जो है ये सबसे पुराना खनिज तेल उत्पादक राज्य है। अब असम में कौन कौन सी वो जगहें हैं जहां पर मतलब कि बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन होता है। ये बहुत आता है डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुगरीजन, ये नाम जरूर लिखें। और मेरे हिसाब से तो डिगबोई और नहरकटिया जरूर लिखें, और अंकलेश्वर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। ये मैप फिलिंग में भी आता है और 1 नंबर वाले या कंपटीशन के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि अंकलेश्वर कहां पर है, तो बताना है गुजरात में, ओके। उसके बाद आता है प्राकृतिक गैस आपका, ये इसको वर्तमान शताब्दी का ईंधन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान शताब्दी का ईंधन है ये कहाँ पाया जाता है, गोदावरी नदी बेसिन के क्षेत्र में पाया जाता है ना। बेसिन माने जो नदी का एक ड्रेन सिस्टम होता है, वहां पर मुंबई हाई में मैंने क्या बताया, जहां खनिज तेल होगा तो वहां पर ये नेचुरल गैस पाई जाती है। और ये खंबात की खाड़ी यानी कि गुजरात में भी पाया जाता है ना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है HBJ लाइन। ये 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर से होकर के जाती है। हजीरा यहाँ पड़ता है गुजरात में, उसके बाद विजयपुर ये मध्य प्रदेश से होते हुए ये पाइपलाइन 1700 किलोमीटर है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के जो सुल्तानपुर के पास पड़ता है जगदीशपुर, वहां तक ये पाइपलाइन गई है। इसके ऊपर लिखा होता है बोर्ड पर गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार फिर से बोल देता हूं, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें जरूर। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो पाइपलाइन ये बनाई गई है ना HBJ
जे जगदीशपुर। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली तक भी ये इसकी जो है बहुत सारी शाखाएं बटी हुई हैं। पाइपलाइन ही क्यों? क्योंकि पाइपलाइन सबसे सुरक्षित होती हैं इन गैसों के यातायात में, सप्लाई करने में। अगर इनको बड़े बड़े टैंकरों में या ट्रेन से या जो ट्रक होते हैं उनसे भेजेंगे तो उसमें खतरा होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो क्या होता है, इसके लिए पाइपलाइन ही बिछा दी जाती है और उनकी जो है समय समय पर जो है ट्रैकिंग हुआ करती है। तो ये सबसे सुरक्षित होता है इन गैसों के सप्लाई का तरीका। ओके, जरूर लिखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा, है ना, पावर इलेक्ट्रिसिटी। दो इसका उत्पादन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर, प्रवाही जल बह रहा है नदियों में, नदियों के मार्ग में डैम बना देते हैं। डैम बनाने के बाद क्या होता है कि पानी को बड़े प्रेशर से छोड़ा जाता है, जिसके वजह से लगे हुए टरबाइन तेजी से घूमते हैं और विद्युत का उत्पादन शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को जला करके का यूज करके भी टरबाइन चलाकर विद्युत का उत्पादन होता है। तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि दो प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है। उसके बाद है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, इन्हें नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वर्तमान समय में ये ऊर्जा के सबसे बढ़िया वैकल्पिक स्रोत हैं। मैंने कहा है ना हमेशा कि पेट्रोलियम बचाना चाहिए, पेट्रोल जलने से पॉल्यूशन होता है और इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा उसकी, तो हमको उनको जो है बचाना होगा और इसके लिए हमको जो है विकल्प तलाशने होंगे और वो विकल्प आपके सामने हैं। कौन कौन से? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जो कि सबसे शुद्ध, इको फ्रेंडली, कोई भी मतलब कि पॉल्यूशन नहीं होता है, तो आजकल तो इसका यूज होना चाहिए, है ना। तो सौर ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है यार वर्तमान समय में। जो पेट्रोलियम है उनको बचाने के लिए एक विकल्प के तौर पर, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। हर घरों में आजकल सरकार जो है सब्सिडी भी दे रही है ताकि आप लोग जो है सोलर पैनल लगवाएं और उसी से ही विद्युत वो जो है ऊर्जा, लाइट वगैरह जलाएं और जो है उससे तो खाना भी बनता है ना। तो सौर ऊर्जा सबसे बढ़िया वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा का। ओके, जो कि खत्म ही नहीं होना है, जो कि नवीकरण है, जो कि रिन्यूएबल है। उसके बाद आता है पवन ऊर्जा, जो बड़े बड़े पंखे होते हैं, विंड मिल घूमते हैं, उनसे भी तमिलनाडु में तो इसका सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है। सबसे ज्यादा तो जहां पर हवा की मात्रा होती है समुद्र किनारे, वहां पर ये लगाए जाते हैं। और अपने राजस्थान में भी इसका और गुजरात में भी इसका जो है बड़ा क्या है, एक संभावना है, एक स्कोप है। किसका? पवन ऊर्जा का, विंड मिल का। इनसे भी टरबाइन चलती है और विद्युत का उत्पादन होता है। ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ज्वार भाटा जो होता है, जो पानी जो खाड़ी क्षेत्र होता है, तो वहां पर क्या होता है, वो कटा फटा क्षेत्र होता है, तो वहां पर जो है उन कटे फटे क्षेत्रों में थोड़ा मॉडिफाई करके वहां पर टरबाइन लगा दी जाते हैं। तो जब पानी प्रेशर से आता है तो जो टरबाइन होता है वो उस ज्वारीय मतलब कि तरंगों से वो तेजी से घूमता है और विद्युत का उत्पादन करता है। ओके, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और हाँ, ये नवीकरण योग्य है, इनका नवीनीकरण हुआ करता है। जैसे पेट्रोल है, जला दोगे वो तो स्मोक बन के उड़ गया, क्या वो फिर से पेट्रोल बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो नवीकरण योग्य नहीं है। उसको बनने में कई वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। ओके, उसके बाद ये है परमाणु ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसको रिएक्शन से जो है इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इससे तो परमाणु हथियार भी बनाए जाते हैं, शांतिपूर्ण तरीकों में भी इसका इस्तेमाल होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूज होता है इसका। परमाणु ऊर्जा के लिए कुछ खनिज हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम। यूरेनियम, थोरियम, ये हमारे देश में झारखंड में, राजस्थान में पाया जाता है। हालांकि उतना नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इसका आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। राजधानी बतानी है कमेंट बॉक्स में। ओके, उसके बाद केरल की मोनोजाइट रेत में भी थोरियम पाया जाता है। अब आपको ये बता देता हूं
सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है हर प्रकार के एग्जाम में, भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित हैं, जरूर लिखें, मैं बताते चलता हूं। पहला है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ओके, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहां पर पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, उत्तर प्रदेश में पड़ता है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। उसके बाद आता है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, कर्नाटक। कै क तो नाम मिलता जुलता है तो याद हो जाएगा, कैगा कर्नाटक। उसके बाद है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये राजस्थान में है। तो रा बड़ा रा है दोनों में, तो राजस्थान हो जाएगा, याद कर लेंगे रावत भाटा। उसके बाद है काकरा पार, है ना, गुजरात में है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। कैसे याद करोगे, पार गुजरा, काकरा पार गुजरात यानी गुजरात, काकरा पार। ओके, उसके बाद है तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद है कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम कुछ साउथ इंडियन नाम लगता है, साउथ इंडिया में तो है ही, तो कुछ साउथ इंडियन ये नाम लगता है तो याद कर लेंगे, आसान रहेगा। तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, तमिलनाडु में। इस टॉपिक का जो मैंने इस्पात कारखाने बताए थे और जो ये बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ यहीं से पुटअप होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और मैं बना करके इसको आप लोग जरूर याद कर लें। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा, जमीन के अंदर से जो हीटनेस निकलती है उसको जो है स्टीम में बदल करके उससे टरबाइन चला करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए दो परियोजनाएं हमारे देश में चल रही हैं। वो दो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं भूतापीय ऊर्जा वाली? एक है पार्वती घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती घाटी परियोजना जो कि भूतापीय ऊर्जा परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरा है पूगा घाटी जो कि लद्दाख में पड़ता है आपका, ये भी भूतापीय ऊर्जा परियोजना है। तो इन दोनों नाम को आप लोग लिख लेंगे, है ना। और जितना मैंने आप लोगों को कुछ अलग से भी बताया है ओरली, तो उसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे और हर तीसरे दिन पर रिवीजन करते रहना है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, है ना, कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आगे क्या कहें। सब अच्छा है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।